हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए एक 100 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। आप इसे पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ और वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम सौरभ मलिक ऑफिशियल पर। और टेलीग्राम पर दोस्तों मैं आपको 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और सभी क्लासेस के लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक पे मिल जाएंगे जो कि अनअकैडमी पर फ्री मेरी होती है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट एक बार जान लीजिए। अनअकैडमी प्लस पर दोस्तों आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है। किसी भी एजुकेटर की क्लास आप कितने टाइम भी देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलता है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि एक एग्जाम को करेक्ट करने में रिक्वायरमेंट होती है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप स्टडी 10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी सभी कैटेगरी में इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और सभी एजुकेटर की क्लासेस आप इस कोड के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों, एसएससी का जो कॉम्बैट है वो संडे टू संडे होता है। 50 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं, 40 क्वेश्चन में कवर करने होते हैं। आपको इसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको स्टडी 10 कोड लगा करके एनरोल कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सफलता बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और सफलता बैच जो एसएससी कैटेगरी में आपका लॉन्च हुआ है, इसमें आप स्टडी 10 कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। जिसमें आपको, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 325 पर मंथ आपको पेड करना है। 12 मंथ में 542 पर मंथ पेड करना है और सभी टेस्ट फ्री हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी 10 कोड लगा के आप कहीं पर भी कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृति मानचित्र की रचना करता है। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होने वाला है सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1767 में। अगर मैं बात करूं अभी इसके हेड कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया के दोस्तों हेड है नवीन तोमर। और मिनिस्टर कौन है दोस्तों, जो रेस्पॉन्सिबल है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का नाम क्या है या फिर किस और नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है। कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा, पूर्वी तटीय मैदान का नाम और किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोरोमंडल तटीय मैदान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। काफी बढ़िया भाई। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से खालिस्तान गुना बड़ा है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है दोस्तों। ठीक है, अप्रोक्स मतलब 4 गुना बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर। तो मतलब अप्रोक्स 4 गुना बड़ा बैठ रहा है। तो आप लोगों को यह याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः का एक हिस्सा है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जरा इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है, गोंडवाना लैंड का दोस्तों जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री में बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, प्रारंभ में पृथ्वी एक बड़ा भूभाग था जिसे पेंजिया कहा जाता था, जो पंसला नामक एक बड़े जल निकाय से घिरा हुआ था दोस्तों। देखिए, जो बड़ा भूभाग था पृथ्वी दोस्तों, ये दो टुकड़ों में टूट गया था, जिसमें एक भाग तो था दोस्तों जिसको कहते हैं अंगारा भूमि, और एक गोंडवाना लैंड। जो भारत हिस्सा है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है? बताइए। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो यहां पे अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट एरिया की, तो दोस्तों लार्जेस्ट एरिया जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान के पास कितना एरिया है दोस्तों? राजस्थान विद एन एरिया ऑफ अबाउट 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो राजस्थान के पास है। और सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, 3,08,245 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो राजस्थान पहले पर है और मध्य प्रदेश दूसरे पर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की तटीय रेखा कितनी है दोस्तों? भारत की तटीय रेखा, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, आराम से सोच समझ के आंसर करिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जितने भी करा रहा हूं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फटाफट आप आंसर बताइए सोच समझ के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह होने वाला है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो तटीय रेखा है वो कितनी है? 7,500 किलोमीटर। अच्छा, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नहीं सर गलत बता रहे हो। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। भारतीय मुख्य भूमि के जो समुद्र तट रेखा है दोस्तों, जो कोस्टल लाइन है वो 6100 किलोमीटर है। जितने 6100 किलोमीटर लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, बट वो किस पॉइंट पे सही है? भारतीय मुख्य भूमि के समुद्री तट की दोस्तों। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की अगर सीमा को हम ऐड कर ले, समुद्री तट सीमा को, तो पूरा मिला के 7500 किलोमीटर होता है। तो यहां पे क्या पूछा गया था दोस्तों? भारत की तट रेखा। तो अगर पूरी भारत की पूछी जा रही है तो उसका आंसर 7500 ही लगाना है, 6100 मत लगा देना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लक्षद्वीप द्वीप कहां स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड कहां पर लोकेटेड है, जरा बताइएगा। तो देखिए लक्षद्वीप कहां स्थित है, ये स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप कहां स्थित है, वेयर इज लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड? तो ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, और यह एक केरल द्वीप है जिसमें मालदीव और से 8 डिग्री चैनल पर अलग करती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों? लक्षद्वीप कितने छोटे छोटे द्वीप को मिला के बना हुआ है, बताइए जी। बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होने वाला है क्या? 36। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखिए लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है। इसकी राजधानी दोस्तों कवरत्ती है, और इसे 10 डिग्री चैनल द्वारा द्वीपों के दो समूह अर्थात अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप में विभाजित होता है। यानी कि अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप दोस्तों 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी एक अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होने वाला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यह आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा बता देता हूं, आंध्र तट के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के तट को एक साथ कोरोमंडल तट या फिर
पायन घाट के रूप में जाना जाता है। वैसे कोरोमंडल तट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और यह उत्तर में आंध्र प्रदेश में फ्लेक्स डिवाइस बिंदु और दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ लेनी है ना, तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करना, आपको जो टेलीग्राम मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वीडियो के तो लिंक मिलेंगे आप लोगों को, ऐसे ऐसी जितनी भी पीडीएफ है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्या सर्च करना है? सौरभ मलिक, SAURABHMALIK, ठीक है। सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? बताइए भाई, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो गाइज यहां पे अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर इज अरावली। राइट आंसर इज अरावली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। देखिए, अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तेलंगाना पठार पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है राजस्थान, ठीक है। क्या होने वाला है? राजस्थान। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र की दोस्तों तटीय सीमा है, बट राजस्थान की नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस किस की है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र सभी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं जो अरब सागर से सटे हुए हैं, जबकि राजस्थान पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट की स्थित 5 राज्य हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन, विलय के लिए किए गए 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नागर हवेली का नया नाम बता दीजिए। नया नाम दोस्तों क्या होने वाला है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? बिल्कुल, इसका दोस्तों जो नया नाम होगा इन दोनों को मर्ज करके दादर और नागर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए, गृह मंत्रालय ने गुरुवार 19 दिसंबर को घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादर और नागर हवेली भारत के पश्चिमी तट के पास 26 जनवरी 2020 से गुजरात के एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया जाएगा। नया नाम मर्ज किए गए केंद्र शासित प्रदेश होंगे दादर और नागर हवेली। ऑलराइट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, जोजिला पास जोड़ता है, जोजिला पास कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है दोस्तों? वेरी गुड। अगर यहां पे मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा श्रीनगर और लेह। जोजिला पास जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। देखिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। यह भूटान के पूर्व में स्थित, यह पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, श्रीनगर एंड लेह को जोड़ता है। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, वेरी गुड, धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच बनी है। जब व्यास नदी इन श्रेणियों में कटती है तो यह शानदार दृश्यों का उत्तराधिकारी देती है।
ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में एक पास है, इन चारों में से बताना है कौन सा पास है। तो इस क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है, कौन सा दोस्तों? सिप किला। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा भारत चीन सीमा पर एक बॉर्डर पोस्ट है। भारत में सतलज नदी का प्रवेश इसी दर्रे से होता है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन आता है, पलक्कड़ की खदाई निम्नलिखित से किस राज्य को जोड़ती है? बताइए। तो दोस्तों ये जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह तमिलनाडु और केरल के बीच पश्चिमी घाट में स्थित एक पास है। इसे पालघाट गैप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के अन्य प्रसिद्ध दर्रे थाल घाट और भोर घाट है दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, खालिस्तान महान हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान है। तो देखिए जी, इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर की, तो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, महान हिमालयन खालिस्तान महान हिमालयन में एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। तो ठंडे रेगिस्तान की क्या डेफिनेशन है? और ठंडे, देखिए, ठंड के रेगिस्तान में दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान की तरह बहुत कम वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, हालांकि इन क्षेत्र में उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण तापमान बहुत कम होता है, तो इसीलिए इनको दोस्तों ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। वर्षा यहाँ पर भी कम ही होती है, मतलब इसका रेगिस्तान कहने का रीजन यही है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा के साथ संयुक्त ऊंचाई यह एक ठंडा रेगिस्तान बनाती है। गोबी रेगिस्तान ठंडे रेगिस्तान का एक और उदाहरण है दोस्तों, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन, किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? अगर आप दोस्तों मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं ना अनअकैडमी पर, तो मेरी दो स्पेशल क्लासेस रेगुलर होती है अनअकैडमी पर। एक तो दिन में होती है 2:30 बजे, ठीक है, 1 दिसंबर से हो जाएगी शुरू, और एक रात की 11 बजे। और मेरे हिसाब से दोनों ही आप लोगों को ये ज्वाइन करनी चाहिए। रात के टाइम पे जीके क्विज होता है एक बहुत ही बेहतरीन। दोनों स्पेशल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सागर माथा दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बारवा, यानी कि ऑप्शन होने वाला है ए राइट आंसर। देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बारवा है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन इज अ, क्या है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों क्या है? एक पीक है, सॉरी आर नहीं होगा, पी होगा, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, चोटी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन की, तो देखिए माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे दोस्तों K2 के नाम से भी जाना जाता है, या K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। तो ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है दोस्तों? K2 है। मैंने अभी बताया था K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में दूसरी सेकंड नंबर पे आने वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। यह
काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाता है दोस्तों, जो केटू चोटी है ये किस श्रेणी में सबसे हाईएस्ट है, तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ ले जाता है। क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा पर्वत नहीं है, बताइए भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली इज द राइट आंसर। हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा पर्वत नहीं है? अरावली नहीं है। देखिए अरावली के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अरावली हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह भारत की उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। गुरु शिखर लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ऑलराइट, चलिए जी, यहां पे भी मैं ये और बता देता हूं, द हिंदू कुश एक 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो अफगानिस्तान के मध्यम से अपने केंद्र से दोस्तों उत्तरी पाकिस्तान में फैला है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जरा बताइए क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए महान हिमालय सबसे विशाल हिमालय श्रृंखला है और इसे आंतरिक हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अधिकांश पर्वत श्रृंखला और चोटियां इसी सीमा में स्थित है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीडीएफ बता दी थी आपको, कहां से मिलेगी ये पीडीएफ? टेलीग्राम पे जाना, सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना, वहीं पे स्पेशल क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे, जो मतलब मेरी 2:30 बजे और रात को 11 बजे क्लास होती है, दोनों क्लासेस के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या होगा? लघु हिमालय, लेसर हिमालय इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं। महाभारत और नाग टिब्बा श्रृंखला लघु हिमालय में शामिल है। लघु हिमालय दोस्तों ग्रेटर हिमालय के 7 प्रमुख पूर्वी पश्चिम पर्वत श्रृंखला है। उन्हें हिमाचल भी कहा जाता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। देखिए सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। पश्चिमी घाट का एक जैविक मैं बोल सकता हूं हॉटस्पॉट भी है, और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यहां पाई जाती है। दोस्तों कौन सा कथन सही है इनमें से? जरा पढ़िए और आंसर लगाइएगा। तो इनमें से कौन सा सही है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे महादेव पर्वत और कर्नाटक सॉरी नहीं 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 ये गलत है। महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत के पश्चिम में है। हाँ ये सही है, मेरे को ये नहीं ये सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये दोनों पहाड़ियां दोस्तों सतपुड़ा रेंज का एक हिस्सा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि दोनों पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। चलिए, एक पर्वत का अंतराल जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है पास। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो एक पास भू वैज्ञानिक गठन के पहाड़ों की एक श्रेणी में एक स्थान है जो आसपास की चोटियों से कम है। यह पहाड़ों के माध्यम से एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों क्या है? अनायमुड़ी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहां पे
डी राइट आंसर, सॉरी ए राइट आंसर। अनायमुडी चोटी दोस्तों पालघाट खाड़ी के पास अनायमुडी पहाड़ियों में स्थित है। लगभग 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है जी, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है अनायमुडी चोटी कहाँ स्थित है। तो अनायमुडी चोटी दोस्तों सह्याद्री में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, अनायमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। यह अनायमुडी और इलायची पहाड़ियों के पास स्थित है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इन चारों में से बताना है। दोस्तों इन चारों में से सबसे ऊंची चोटी है हाँ नंगा पर्वत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ अगर हिमालयज इज मेनली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, 3 श्रेणियों में विभाजित है दोस्तों हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, लेसर हिमालय, लघु हिमालय और आउटर वाहिक हिमालय। जिसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जिसमें सबसे बाहरी हिमालय जो है वो शिवालिक है, इसको आपको याद रखना है। पश्चिम और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं, पश्चिम और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, यानी कि ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, जो 3 राज्य अर्थात तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। नोट कर लेना भाई इस चीज को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह सीमा जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकोरम अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है और भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है नंदा देवी। तो देखिए नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन स्टेट उत्तराखंड, कहाँ पर है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नंदा देवी शिखर जो है वो 7816 मीटर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन है, बताइए जल्दी से दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अंबाला, क्या होगा, अंबाला इज द राइट आंसर। सॉरी, क्या पूछा है, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच, हाँ अंबाला इज द राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा का अंबाला शहर दोस्तों गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक पानी का हिस्सा है। ठीक है, ऑलराइट। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जल्दी बताइए क्या कहा जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्से में फैला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कई बार आ जाता है कौन कौन से राज्य के हिस्से में फैला है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए, भारत की सबसे लंबी झील का नाम दोस्तों कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी झील का नाम है, चलिए बिल्कुल सही है, वेम्बनाड झील इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 96.5 किलोमीटर है और लंबाई है, इस झील की चौड़ाई दोस्तों 14 किलोमीटर है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है,
तो भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारी कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला किस देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा खासी और गारो पहाड़ियां में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों पूर्वी सीमा पर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नागा खासी और गारो पहाड़ी सभी उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। कराकोरम, जास्कर और हिमालयन रेंज भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टोरो ग्लेशियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों कराकोरम पर्वत श्रृंखला में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो देखिए आप लोग यार एक तो लाइक कर दिया करें और स्पेशल क्लासेस देखने के लिए मेरी प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो तो नहीं है यहाँ पे, बट आप डायरेक्टली सर्च कर लेना सौरभ मलिक ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर किया है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। ये लाइन एक बार दोबारा से पढ़ लेना आप लोग, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा, चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए किस आर्टिकल में किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्टिकल 66 इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन आर्टिकल इन 66, यानी कि आर्टिकल 66 में ये मेंशन है। अच्छा आर्टिकल 58 और 84 में बता चुका हूँ, 157 क्या बताता है? तो आर्टिकल 84 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 157 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं उनमें फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, एक दो बार रीड करना और दोबारा से वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें याद मिलेंगी। क्वेश्चन आता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर? तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है, आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो आपका लोकसभा का स्पीकर नियुक्त होने से पहले जो टाइम होता है, यानी कि जो टेम्परेरी स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और दोस्तों इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना है। कौन करता है नियुक्त? प्रेसिडेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन? तो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है दोस्तों? अरे वाह, बिल्कुल सही, आर्टिकल 42, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे 40 और 41 क्या बता रहे हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 40 बता रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन, यह आर्टिकल 40 में आता है। 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंसी इन सर्टेन केसेस, काम करने का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए, यह आर्टिकल 41 बताता है। और ये आपका 42 है गाइज, ये 41 नहीं है,
प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 42, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि काम की न्याय संघ और मानव वोचित दशाओं का मातृत्व लाभ उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 42 बताता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 9 में नहीं है? तो देखिए, आर्टिकल 19 विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 19, तो राइट टू स्लीप, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सभी कोई भी इसमें नहीं होता है दोस्तों आर्टिकल 19 में। ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में विदेशियों के लिए उपलब्ध है? ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। विच ऑफ दीज प्रोविजंस इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द राइट आंसर? तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं और इंडियंस के लिए भी होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज कितनी होगी भाई, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 35 ईयर्स। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा हाईलाइट करके क्वेश्चन को पूछता हूँ, उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट आंसर गलत कर देते हैं। देखिए, मैंने राज्यसभा पूछा, कुछ ने लोकसभा के हिसाब से आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ध्यान से अपना देखते हुए करिए। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट? तो देखिए, यूनियन लिस्ट आपको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कौन कौन से मैटर आते हैं? स्टेट लिस्ट में राज्य से संबंधित, यूनियन लिस्ट में सेंटर से संबंधित, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यानी कि स्टेट और राज्यों से संबंधित मामले आते हैं। अब यहाँ पे इन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी यूनियन लिस्ट से संबंधित है? तो देखिए, प्राइस कंट्रोल ये नहीं है, कारखाना फैक्ट्रीज यानी कि ये नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बचा कौन सा? जनगणना यानी कि सेंसस। तो जो सेंसस होता है, जनगणना होती है दोस्तों, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल 332 यानी कि आर्टिकल 332 से संबंधित हो गया दोस्तों। बाकी 330, 331, 332, 333 मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ये आर्टिकल 330 बता देता है। 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व होंगे। ठीक है, आर्टिकल 332 बताता है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षण में होगी, ये आर्टिकल 332 बताता है। 333 बताता है राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ये आपका 333 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में पीएमसी बैंक खबरों में रहा था। पीएमसी बैंक संविधान की किस सूची से संबंधित है? पीएमसी बैंक का मतलब है दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आएगा आपका स्टेट लिस्ट में। थोड़ा सा बता देता हूँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे पीएमसी बैंक भी कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसने 1983 में परिचालन शुरू किया गया था, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1983 से है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है, तो आर्टिकल 352
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। आर्टिकल 360 दोस्तों प्रोविजन एज टू बी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे ये सभी सही है भाई, ठीक है। आर्टिकल डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द आईसीएस, यहां पे ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र नाथ टैगोर, और क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आईसीएस में शामिल होने वाला पहला भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं थे। कौन थे दोस्तों? श्री रविंद्रनाथ सॉरी श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अगर इनके बारे में बात करूं तो नीलम संजीव रेड्डी सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए और सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे। पहले भी बताना है आप लोगों को कौन थे और द्वितीय भी बताना है। तो भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति दोस्तों अभी हमारे जो देश के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे दोस्तों KR नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले मलयाली व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई। क्वेश्चन आता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ दोस्तों, समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आंसर इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह, देखिए ज्ञानी जेल सिंह के समय में क्या क्या हुआ एक बार ध्यान से नोट करिएगा। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, ये सभी दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के समय में हुई है। क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा। Who will accept the resignation of president of India? तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं आप लोगों को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस स्थिति से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यकाल में प्रवेश करता है, ठीक है। उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, ठीक है ना। और थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि वीवी गिरी जो है दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, है ना, तो याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट इज नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वोम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यार प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है,
जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।